हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार थे उसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में हमने भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट बना दी है और वहाँ कंटिन्यू सारा संविधान लुसेंट की बुक से कंप्लीट कराया जा रहा है। तो इसके पहले हमने संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार डिस्कस कर लिए थे। अब बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मैंने बताया आपको 32 से लेकर 35, अनुच्छेद आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। 32 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, है ना। तो ये बनता है यहां से क्वेश्चन। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये आप इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन्हें संविधान की आत्मा क्यों कहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बन जाता है हमारे भारतीय संविधान का। ये हमें गारंटी प्रदान करता है कि आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। तो ये गारंटी देता है, ये एक प्रकार का गारंटर है ना। तो मौलिक अधिकारों की गारंटी लेता है ये अनुच्छेद, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल का मतलब आत्मा होता है, हार्ट एंड सोल कहा है। पूछा जा सकता है हार्ट एंड सोल कहा, किसने कहा है। तो अनुच्छेद 32 में दिया रखा है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कई बार कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। याद रखें, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी कहा है और उसके ही अंतर्गत उसके अंदर है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, आत्मा, संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। जबकि संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। जो संविधान निर्माता जितने भी थे उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जिन्हें संविधान का जनक है, संविधान के पिता कहा जाता है, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये पूरे अनुच्छेद को यहां से हमको पढ़ना है। सबसे पहले 32 को पढ़ेंगे हम, अनुच्छेद 32, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 32। तो देखिए, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय करने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्च न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट, समादेश बोलते हैं जिसको हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं रिट, निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कितने प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, तो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो समझ में आ गया। अनुच्छेद 32 जो है स्वयं एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है जिसका उद्देश्य भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका उल्लंघन होने पर आपको मौलिक अधिकार की संरक्षण हेतु गारंटी प्रदान करता है, आपको गारंटी प्रदान करता है। तो ये आप समझ गए होंगे, उपचार की व्यवस्था की गई है कि आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो यहां पे आप उसके उपचार की व्यवस्था की गई है। तो इसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5 प्रकार की रिट जारी करता है, याद रखना है। 5 प्रकार कौन से? तो सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। जिसे इंग्लिश में क्या कहा गया है? हेबियस कॉर्पस। ये संविधान की भाषा है तो वहां से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया है सब। तो हेबियस कॉर्पस, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक, इनके बारे में हम डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा है परमादेश को मेंडामस कहते हैं। तो ये भी भाषा, संविधान की भाषा है तो इसको याद रखना है। परमादेश सबसे बड़ा आदेश देगी है। तो अभी आगे पढ़ेंगे हम। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हेबियस कॉर्पस कहा जाता है, परमादेश या जिसे मेंडामस कहा जाता है। तीसरा है प्रतिषेध लेख जिसे प्रोहिबिशन कहा जाता है। तो तीसरा क्या है फ्रेंड्स? प्रतिषेध लेख। चौथा है उत्प्रेषण। चौथा क्या है? उत्प्रेषण जिसे कार्टियोरेरी कहा जाता है, कार्टियोरेरी। तो हिंदी में भी याद रखें और इंग्लिश में भी याद रखें, इंग्लिश में भी पेपर में कभी पूछा जा सकता है। तो उत्प्रेषण ये
पांचवा क्या है, अधिकार प्रक्षालेख, अधिकार प्रक्षालेख जिसे को वारेंटो कहा जाता है। तो 5 प्रकार की रीट जारी करता है, 5 प्रकार की रीट आपको याद रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हेबियस कॉर्पस कहा जाता है, परमादेश जिसे मेंडामस, और प्रतिषेध लेख हेबियस यानी प्रतिषेध लेख जिसे प्रोहिबिशन कहा जाता है, और उत्प्रेषण जिसे कैरटियोरेरी कहा जाता है, अधिकार प्रक्ष लेख जिसे को वारेंटो कहा जाता है। तो इनके बारे में यहां पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में हम यहां डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके 5 प्रकार की जो रीट जारी करता है उसको समझना बहुत जरूरी है, वहां से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो 5 प्रकार की कौन सी रीट जारी की जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की। नाम से पता चल रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसे इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। देखिए यहां लिखे थे हमने हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है शरीर उपलब्ध कराना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कभी आपको, इसका मतलब क्या है, शरीर उपलब्ध कराना यानी टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी यानी शरीर उपलब्ध कराना। 24 घंटे से ज्यादा अगर आपके किसी को अंदर रखते हैं तो उसका शरीर उपलब्ध कराना है ना, और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसके बारे में आपको इसका शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है, शरीर उपलब्ध कराना, कभी पूछा जा सकता है इसका शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शरीर उपलब्ध कराना। तो देखिए इसको समझने वाली बात है, तो इसको यहां समझते हैं। क्या कहा गया है, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। तो क्या बंदी बनाया गया है, जैसे आपको पुलिस ने अरेस्ट करके थाने में ले जा ली और आपको 24 घंटे के बाद छोड़ ही नहीं रही है, कई दिन 10 दिन 15 दिन, है ना। तो ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, किस व्यक्ति की, जिसको कैद कर लिए, उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो समझता है। अब वो व्यक्ति प्रार्थना कैसे करेगा, तो वो व्यक्ति तो खुद ही बंद है अंदर, तो वो किसी वकील के माध्यम से या रिश्तेदार के माध्यम से या घर वालों के माध्यम से, फिर घर वालों को बताया, घर वाले फिर वकील को, तो उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है। यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, उसके द्वारा न्यायालय, तो फिर वो न्यायालय में चल जाएगा, तो उसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी जिसने बनाया है, बंदीकरण करने वाले अधिकारी जैसे टीआई पुलिस जो भी था, जो अधिकारी सरकारी अधिकारी होना चाहिए, लेकिन तो उसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान, यहां स्थान की बात की गई है, निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, निश्चित स्थान या निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे। तो इसका शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है, शरीर उपलब्ध कराना। तो समझ में आ गया, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण, यानी जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार करता है, तो उसको तुमने क्यों बंदी बनाया, क्या कारण है, उसके ऊपर विचार करता है, और उसके मौलिक अधिकारों का जो हनन हुआ है उसके ऊपर विचार करने के बाद, तो इसका मतलब डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है हेबियस कॉर्पस, जिसका अर्थ होता है शरीर उपलब्ध कराना। तो यहां पे समझ में आया आपको, यहां इतनी बातें ली गई है, इतनी बातें लिखी गई है, लेकिन यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, और ये आपको याद भी रखना है। तो शरीर उपलब्ध कराना होता है, इसका मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं, तो वो एक शरीर उपलब्ध कराता है, वो किसके तहत करवाया जाता है, और तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। अब बात करेंगे सेकंड नंबर का जो रीट जारी किया है, जिसका नाम है परमादेश। परमादेश यानी सबसे बड़ा आदेश, परमादेश सबसे बड़ा आदेश दे रहा है। तो परमादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभी पढ़े थे हमने, परमादेश को इंग्लिश में बोलते क्या है, मेंडामास, 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 परमादेश, जिसे क्या गया है, मेंडामास, है ना। तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो कौन आदेश देता है,
न्यायालय आदेश देता है, तो हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? हम आदेश देते हैं, है ना, यानी हम वी कमांड, इसको वी कमांड भी कहा गया है। हम वी कमांड का मतलब ही आदेश होता है, तो वी कमांड भी कहा जाता है इंग्लिश में इसे, तो हम आदेश देते हैं। तो परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है, परमालेख का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी, यह बात आ गई है सरकारी कर्मचारी की, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा हो, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा हो। उनका जो कर्तव्य है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा हो, इस प्रकार की आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है। तो जारी करता है, इसीलिए इसका मतलब क्या कहा गया है? मेंडामास का मतलब हम आदेश देते हैं। तो कोई पदाधिकारी, है ना, कोई सरकारी कर्मचारी जो उसके पद पे ही है और वो उसके ढंग से काम नहीं कर रहा है, जब यह जारी होता है, तो इसको आपको इतना ही समझना है। परमादेश का मतलब क्या है? यहाँ पे मेंडामास इंग्लिश में कहा गया है, और इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। तो ये पूछा जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या बताया मैंने आपको? शरीर उपलब्ध कराना। परमादेश का मतलब यहां पे है हम आदेश देते हैं, है ना। तो कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता जब ये जारी होता है। अब बात करेंगे हम दूसरे के बाद सीधे पांचवा बात करेंगे। पहले कहा कि पांचवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पांचवा जो रीट है, ये इसका ऐसा क्रम रोम पेपर में आगे पीछे नहीं आता, आपको पांचों याद होना, इनका मतलब क्या है और इससे क्या होता है, ये मतलब आपको पता होना। तो अब आखिरी वाला की बात करेंगे, पांचवें नंबर को पहले बात कर लेते हैं, पांचवें को हम तीसरे में बात करेंगे। अधिकार प्रक्षालेख, अधिकार प्रक्षालेख, अधिकार प्रक्षालेख, अधिकार प्रक्षालेख को वारंटो कहा जाता है। को वारंटो पूछा जाएगा, इसका इंग्लिश नाम भी पूछा जा सकता है या फिर इसके संबंधित पूछा जा सकता है। तो अधिकार प्रक्षालेख, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? को वारंटो का अर्थ होता है आपको क्या हक है। इसका मतलब क्या है? आपको क्या हक है, आपको क्या हक है कि आपने उसका मौलिक अधिकारों का हनन किया या उसको जो अधिकार दिए गए थे। क्योंकि आपने अनुच्छेद 21 में पढ़ा होगा, जीवन प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 21 देता है, और उसके तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता, है ना, ये सब प्राण की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। तो इसका मतलब क्या बताया मैंने आपको? आपको क्या हक है। अधिकार प्रक्षालेख, जिसे क्या बोला गया? को वारंटो, इसका मतलब होता है आपको क्या हक है। तो क्या हक है, कैसा हक है, यहां लिखा है, देखिए पढ़े। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने और उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। समझ में आया आपको? मान लीजिए कोई कांस्टेबल बोल रहा है कि तू तेरा चालान काट रहा हूं, तो कांस्टेबल का काम नहीं है चालान काटना। कांस्टेबल सिर्फ आपकी गाड़ी खड़ी करके आपको साइड में ले जा सकता है, और आप वहां पे एएसआई या टीआई बैठा होगा जब ही चालान काट सकता है। तो आप का मतलब समझा कि कोई पदाधिकारी, जब कोई ऐसा पदाधिकारी कार्य करने लगता है, कोई ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, जैसे कि आपने मान लीजिए आप ट्रेन में हैं, आपको एक कांस्टेबल ने बोला कि टिकट दिखा, उसका अधिकार नहीं है, अधिकार टीटी का है, टीटी का है ये अधिकार की टिकट दिखा, वो सिर्फ चेकिंग कर सकता है, सुरक्षा के लिए है, तो ये अधिकार। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, जिसके रूप में कार्य करने उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, उसे वैधानिक रूप से अधिकार है ही नहीं, तो न्यायालय अधिकार प्रक्षालेख जारी करता है। तो न्यायालय अधिकार प्रक्षालेख जारी करता है के आदेश के द्वारा व्यक्ति से पूछताछ की गई और किस अधिकार से कार्य कर रहा है, किस आधार पर तुमने पूछताछ किए और वह जो अधिकारी है वो किस आधार पर कार्य कर रहा है, जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता। कौन? उस अधिकारी से पूछेंगे, जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता यह कार्य नहीं कर सकता। तो यह कार्य नहीं कर सकता, है ना। तो ये बात कही गई है, इसका मतलब आप समझ में आ गया। आपको क्या हक है, न्यायालय बोलती है कि आपको क्या हक है कि आपने उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया, आप बताइए, है ना। क्योंकि कानून तो अंधा होता है, सिर्फ सबूतों के हिसाब से चलता है, सबूतों के हिसाब से। तो ये बात है यहाँ पे। तो आपको 3 मैंने बताया, इसका मतलब अधिकार प्रक्षालेख का मतलब क्या को वारंटो, इसका मतलब अर्थ है आपको क्या हक है, आपको क्या हक
है। जब कोई ऐसा व्यक्ति पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने के लिए उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है और उस अधिकार से कार्य कर रहा है जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता वह कार्य नहीं कर सकता। तो ये तीसरे नंबर का आपको समझ में आ गया है ना। तो सबके मतलब याद रखना है। मैंने जो हिंदी में बताया, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या था फ्रेंड्स? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब था शरीर उपलब्ध कराना। परमादेश का मतलब क्या था? हम आदेश देते हैं। और को वारंटो का मतलब आखिरी वाला जो पढ़े हमने उसका मतलब था आपको क्या हक है। अब बात करेंगे हम तीसरे नंबर का जिसका नाम है प्रतिषेध लेख। जिसका मतलब क्या है? प्रतिषेध लेख। जिसका मतलब क्या है? प्रतिषेध लेख। यानी प्रतिषेध लेख का मतलब होता है अर्थ मना करना। प्रतिषेध लेख मना करना, रोक देना, है ना, या स्टे लगा देना, स्टॉप कर देना, टू स्टॉप। तो प्रतिषेध लेख, तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश देता है। सर्वोच्च न्यायालय आदेश देगा उच्च न्यायालय को, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उनसे छोटे वाले न्यायालय को आदेश देता है, तो अर्धन्यायिक जारी करने का आदेश देता है कि मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करे, उसके मामले में वहां कार्रवाई ना करे, क्योंकि यहां मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्योंकि यहां मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो जो जहां का जिसका अधिकार क्षेत्र होता है वहां ही उसका फैसला होता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या है? मना करना। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मना करता है, तो इसका मतलब आपको पूछा जाएगा मना करना, रोक देना या स्टे लगा देना। तो प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख को इंग्लिश में क्या कहा थे हमने यहाँ पे, इसको आपको इंग्लिश वाला ही पता होना। प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख का मतलब होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन, इसका मतलब होता है मना करना, रोक देना, हाँ, स्टॉप या फिर स्टे लगा देना। तो ये समझ में आया। अब बात करेंगे, देखिए, उत्प्रेषण, 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 जिसको क्या बोले इंग्लिश में? उत्प्रेषण को इंग्लिश में क्या कहा गया है? उत्प्रेषण को कर्टियोरेरी, कैर्टियोरेरी, कैर्टियोरेरी। तो उत्प्रेषण, इसके बारे में समझना है, इसका मतलब क्या है? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है न्यायालय के आदेश को खंडित करना। जो न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसे खंडित करना। जिस न्यायालय ने जो आदेश दे दिया है उससे ऊंचे वाला न्यायालय जो है वो खंडित कर देता है ना। तो देखिए अभी तक के, हाँ, तो देखिए इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय क्या निर्देश दिया जाता है? इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को, यहाँ अधीनस्थ न्यायालय का मतलब सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है। वो कोई भी न्यायालय हो सकता है, चाहे हाई कोर्ट हो सकता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है। तो अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजे। तो जो फैसला उसने सुना दिया है, तो उस फैसले को उससे जो बड़ा न्यायालय है वो खंडित कर देता है, उस फैसले को समाप्त कर देता है। ये कब करता है? जिसके ऊपर मुकदमा चला है या जिसे सजा मिली है वो दूसरे न्यायालय चल जाता है, तो दूसरा न्यायालय जो है, बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय के फैसले को खंडित कर देता है कि हो सकता है कि तुम्हारा फैसला गलत है, अब हम फिर से जांच करेंगे और फिर से फैसला सुनाएंगे। तो यहाँ पे वही बात की गई है, लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेज दिया जाता है। तो आपने कई मूवी और इसमें देखा होगा, जैसे किसी को फांसी की भी सजा हो जाती है, तो फांसी की सजा के बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट चल जाता है। अगर हाई कोर्ट से कुछ बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अभी हम फिर से निर्णय लेंगे, हम फिर से विचार करेंगे और फिर से पूरी कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब क्या था यहाँ पे? न्यायालय के आदेश को खंडित करना। तो आपको एक बार फिर से यहाँ पे रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण को हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। इसका मतलब होता है शरीर उपलब्ध कराना, है ना। ये 24 घंटे से ज्यादा अगर गिरफ्तार किसी को करते हैं तो ये जारी किया जा सकता है। तो इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए है। दूसरा बात करेंगे परमादेश। परमादेश, परमादेश जो है, परमादेश इसे मेंडामास कहते हैं इंग्लिश में, इसको वी कमांड भी कहा जाता है।
इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो इनके अर्थ याद रखना, पूछे जा सकते हैं, हम आदेश देते हैं। उसके बाद तीसरा है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख इसका मतलब होता है मना करना, रोक लगाना, स्टे लगाना। उत्प्रेषण का मतलब यहाँ पे हमने पढ़ चुके थे। उत्प्रेषण का मतलब न्यायालय के आदेश को खंडित करना। और अधिकार प्रक्षालेख, अधिकार प्रक्षालेख जो है, अधिकार प्रक्षालेख तो ये अधिकार प्रक्षालेख जो है इसका मतलब होता है आपको क्या हक है। हमने पढ़े थे आपको क्या हक है। तो अभी तक यहाँ पे देखें, ये तो देखो ये किसी अधिकारी में लगता है या किसी में लगता है ये अधिकारी, लेकिन ये जो है, ये जो हमने दो पढ़े, ये न्यायालय एक मेक के ऊपर लगाते हैं, न्यायालय एक मेक के ऊपर लगाते हैं, है ना। ये अभी तक जितने ही पढ़े ये किसी अधिकारी के ऊपर, ये राज्य के ऊपर लगता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये न्यायालय एक मेक के ऊपर लगाते हैं। तो समझ में आ गया ये वाला उत्प्रेषण। आप अनुच्छेद 266 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। यह अनुच्छेद पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 266 के तहत हाई कोर्ट जाया जा सकता है। तो ये समझ में आ गया अनुच्छेद 32 स्वयं का एक मूल अधिकार है और ये मौलिक अधिकार है, जिसका उद्देश्य भाग 3 में मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उनका उल्लंघन होने पर आपको गारंटी देता है कि आप हमारे पास आइए, सुप्रीम कोर्ट के पास आइए, जो हम संविधान के रक्षक हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके तहत आपको उपचारों की व्यवस्था की गई है। तो ये उपचारों की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पे 5 प्रकार की रिट न्यायालय जारी करता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, लेकिन यह लूसेंट की बुक में केवल 32 अनुच्छेद को समझाया गया है। तो मैं आपको बाकी के अनुच्छेद में भी समझाने वाला हूँ, बने रहे। तो ये आप समझ में आया, ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। ये 5 प्रकार की रिट को आपको याद रखना है, पेपर में पूछे जाते हैं। इनका जो अर्थ बताया मैंने वो भी याद रखना है, और एक बार इसको अच्छे से पढ़ना है। और आपके पास लूसेंट की बुक है तो उसको दंदना के अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपको फिर पूरा बनने लगे और पेपर में जाए तो बने ही बने। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। और ट्रिक क्या, अब इसको समझने वाली बात है, यहाँ जो मतलब लिखे हैं इनके मतलब आपको समझना है, और आप इंग्लिश वाले ही मतलब समझ के आप उसका अर्थ जो मैंने बताया उसको याद रखना है, जिससे आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी जाए। तो हमने अनुच्छेद 32 पढ़े। अब 32 के बाद 33, 34, 35 भी पढ़ना जरूरी है कि इनमें क्या लिख रखा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से लेकर 35 तक दिया हुआ था, तो 32 हमने पढ़ चुके हैं। अब 33 को पढ़ लेते हैं। तो 33 अनुच्छेद 33 क्या कहता है? संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी और अन्य मौलिक अधिकारों को युक्तियुक्त प्रतिबंधित कर सके। तो ये अधिकार दिया गया है सेना को, यानी कि फोर्स को, बलों को यह अधिकार दिया गया है कि वह मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है। आपको समझना है, मौलिक अधिकार को सीमित कम कर सकती है, वो चाहे अपने तरीके से कर सकती है। जो वहां पे वो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, छीन सकती है, उसके अकॉर्डिंग, खुद के अकॉर्डिंग, जैसी भी व्यवस्था हो उसके अकॉर्डिंग छीन सकती है। तो अनुच्छेद 33 में समझ में आ गया कि मौलिक अधिकार तो दिया गया है, लेकिन यह बलों को, और जो सैनिक होती है या सशस्त्र बलों को यह पावर दी गई है कि वह मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, जिस क्षेत्र में वो काम कर रही है या वहां कैसे काम कर रही है, तो उस हिसाब से वो सीमित कर सकती है। तो आपको अनुच्छेद 33 से इतना याद रखना है सिर्फ कि संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसी, ये जो है ये मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। इस प्रावधान का उद्देश्य समुचित कार्य करने और उसके बीच अनुशासन को बनाए रखना है। ये जो प्रावधान लाया गया है उसका समुचित कार्य करने और उसके बीच अनुशासन बनाए रखना इसका काम है। अनुच्छेद 33 के तहत बनने वाला कानून सिर्फ संसद बना सकता है, ना कि विधानमंडल। केंद्र में संसद होता है और राज्यों में विधानमंडल, तो विधानमंडल नहीं बना सकता, ये याद रखना है आपको। संसद द्वारा बनाए गए कानून को ऐसे किसी भी न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी सकती। तो ये संसद, ये जो 33 के तहत जो कानून बनेगा उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। सैन्य बलों के सदस्यों की अभिव्यक्ति के अभिप्राय है, इसके कर्मचारी भी शामिल होते हैं, जैसे कि नाई, बढ़ई, ये सब लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 34। अब अनुच्छेद 34 क्या कहता है? तो संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति के द्वारा
अनुच्छेद 34 है ना। तो अनुच्छेद 34 के बारे में पढ़ने पहले यहां से चालू नहीं हुआ है, अनुच्छेद 34 यहां से चालू हुआ है, मैं गलत पढ़ रहा था। अनुच्छेद 34 यह मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जितने भी मौलिक अधिकार है उन पर प्रतिबंध लगाता है और भारत के कहीं भी मार्शल लॉ लागू कर सकता है। अनुच्छेद 34 लागू करता है, याद रखना है, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ को सैन्य कानून भी कहा जाता है, सैन्य शासन या सैन्य कानून, यानी आर्मी का शासन। जो इंडियन आर्मी है, आर्मी का शासन सैन्य शासन भी कहा जाता है। तो मार्शल लॉ के सिद्धांत को ब्रिटिश कानून से लिया गया है। हालांकि मार्शल लॉ की व्याख्या संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ होता है सैन्य शासन। जो सैन्य शासन सेना शासन करती है, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग रूल चलते हैं। तो मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थिति जैसे युद्ध के समय लगाया जा सकता है, अशांति के समय दंगे, कानून का उल्लंघन आदि स्थिति में लागू किया जाता है। अनुच्छेद 34 जो है संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखने की पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या आदेश को वैधानिक प्रदान कर सकता है। उसके बाद देखिए, संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्व अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकता है, यानी चुनौती दे सकते हैं, लेकिन किस आधार पर कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो अनुच्छेद 34 से आपको याद रखना है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ को ही हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको सैन्य यानी किसी क्षेत्र में सेना विधि। मार्शल लॉ यानी सेना विधि, सेना विधि यानी नियम कानून, तो सेना विधि है ना, तो सैन्य कानून तो लागू करने का मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। जहां पे जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है, तो वहां पे मौलिक अधिकार जो होते हैं, वहां के पहले से जो संविधान में मौलिक अधिकार होते हैं वो सीमित हो जाते हैं। तो क्या क्या सीमित होते हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो यहां पे आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक आपने सुना होगा AFSPA, जिसको आप इसको क्या बोलेंगे, आस्पा। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है फ्रेंड्स, ये क्या है और क्यों है। तो ये है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड यानी आर्म्ड आर्मी वाला, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम। सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम, ये 11 सितंबर 1958 है, 11 सितंबर 1958। तो 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। यह अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के अशांत इलाकों में तैनात सैन्य बलों को शुरू में इस कानून के तहत विशेष अधिकार हासिल थे। तो यह एक सैन्य कानून है, किसी क्षेत्र में लगाया जाता है जिससे मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं, वहां पे सैन्य शासन लागू हो जाता है, यानी सैन्य सेना की ज्यादा चलती है, कह सकते हैं हम। बस तो समझ में आ गया। सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम संसद द्वारा 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड ऐसे अशांत इलाकों में इसे लगाया जाता है, जम्मू कश्मीर में भी कई बार लगाया। तो ये समझ गए इसको आप। अनुच्छेद 34 में क्या है, 33 में क्या था, समझ में आ गया। मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया था, किसके, आर्मी के मौलिक अधिकार, सेना, गुप्तचर, मीडिया, उनके सब मौलिक अधिकारों को 33 में सीमित किया गया था। और 34 में क्या किया गया है, यहाँ पे सैन्य कानून लागू करने की बात की गई है, जिससे मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। अब अनुच्छेद 35 की बात करेंगे हम, 35 और लास्ट अनुच्छेद। अब अनुच्छेद 35 की बात करते हैं। यह अनुच्छेद केवल संसद को विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावित बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार केवल संसद के पास है, विधानमंडल के पास नहीं है, ये याद रखें आप, है ना। तो संसद मौलिक अधिकारों को अधिक प्रभावी, शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकता है या काम कर सकती है। तो अनुच्छेद 35 में क्या लिख रखा है, कभी पूछा जाएगा, तो संसद मौलिक अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाने, यानी संसद मौलिक अधिकारों को अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है, ये काम कर सकती है। तो ये बात इसमें कही गई है, समझ आ गया होगा आपको। देखो, और क्या, संसद के पास निम्नलिखित मामलों के कानून बनाने का अधिकार दिया गया, तो यहाँ पे लिख रखा है, इसको आप इसको एक बार पढ़ लो बस। तो देखो, पढ़ ही देता हूं मैं, किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय, ये देख सकते हैं, मौलिक अधिकारों क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति बनाना, ये सब देख सकते हैं।
अनुच्छेद 35 संसद को उपरोक्त विषय पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है ना, सुनिश्चित करता है। यद्यपि इसमें कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल के पास भी होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन उसके पास उतना पावर नहीं है बनाने का। निष्कर्ष क्या निकला, हमने पढ़े इन सब चीजों को, तो उसको देखते हैं। अब हमने पढ़े तो इसका क्या निष्कर्ष निकला देख लेते हैं। तो बहुत सारे अपवाद, प्रतिबंध और स्थायित्व की कमी के बावजूद मौलिक अधिकार भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मनुष्य की वस्तुओं और नैतिक सुरक्षाओं के लिए आवश्यक शर्तें प्रदान करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों, समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है और धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत की धारणा को मजबूत करता है। यह सामाजिक सामान्यता एवं न्याय की नींव रखकर व्यक्ति की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करता है। तो हमने फ्रेंड्स मौलिक अधिकार में के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 से लेकर 35 तक, जो 32 से लेकर 35 तक के जो दिए हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको हमने डिस्कस किए। तो इसके पहले मैं लूसेंट में आपको बताया था यहीं पे यही लेक्चर में कि अनुच्छेद 32 हमने डिस्कस कर लिए थे। हमने 33, 34, 35 भी डिस्कस कर लिए। 33 में क्या लिख रखा है, तो मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया है ना, किसके द्वारा, सैन्य बलों के द्वारा। 34 में मार्शल लॉ की बात की गई है और 35 में बात की गई है संसद को मौलिक अधिकार में प्रभावित और शक्तिशाली बनाने का कानून बना सकती है। तो ये समझ में आ गया। तो ये समझ में आया आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से लेकर 35। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मौलिक अधिकारों में संशोधन जो जो हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते।